स्टूडेंट्स बचपन में आपने एक दूसरे के साथ फाइट तो ज़रूर की होगी। उसमें होता क्या था कि आपको किसी पे गुस्सा आया, आप चल के उसकी तरफ गए और उसकी खूब पिटाई लगाई, या दूसरे बंदे को आप पे गुस्सा आया, वो आपके पास चल के आया और आपकी पिटाई कर दी। इसमें हो क्या रहा है? या आप उसकी तरफ जा रहे हैं या वो आपकी तरफ आ रहा है, और फिजिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके निशानात भी फिर आपके फेस पे नजर आते थे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट या मैटर फिजिकली मूव ना करे लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए? सोचें जरा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आए और आप उसको जाकर उसकी पिटाई ना कर सकें, लेकिन आप चीख के चिल्लाकर उसके कानों में अपनी आवाज इस तरह से भेजें कि उसको अच्छा भला बुरा बुरा लगे। इसमें भी आपने क्या किया है? आपने एनर्जी किसी ना किसी शक्ल में एनर्जी को उस बंदे के कानों तक पहुंचाया। ऐसे ही सूरज की रोशनी, सनलाइट जहां पड़ती है, आजकल तो सर्दियां है, आजकल तो सनलाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस फील होती है। जहां वो पड़ती है वहां एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। हालांकि आसमान से कोई मैटर नहीं है जो यहाँ आ रहा है और टकरा के, बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मैटर नहीं है जो टकरा के एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। यानी मैटर की फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन के बगैर भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। इस फिनोमेना को वेव मोशन कहते हैं, और आज से हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेव्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। अब गौर करें, मेरी आवाज पे ये जो सुरीली सी आवाज आपके कानों तक आ रही है, ये भी किसी फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर के थ्रू तो नहीं आ रही। इन वेव्स को क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स, जो माइक से निकल के आपके कानों तक जा रहे हैं और आपके कानों में ईयर ड्रम्स को मुसलसल वाइब्रेट करवा रहे हैं और आपके ब्रेन में सिग्नल भेज रहे हैं। इसी तरह की ढेरों एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हमें नजर आती हैं। एक सिंगर जो है, एक गिटार की वायर्स जो है उनको थोड़ा सा वाइब्रेट करता है और मुसलसल वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे कुछ खास किस्म की साउंड वेव्स जनरेट होती हैं और वो हमारे कानों तक आके म्यूजिक का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह की ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। सबसे पहले हम वेव को डिफाइन कर लेते हैं। वेव होती क्या है? वेव को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और इस डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? वेव। जैसे मैं आपको शुरू में कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा था, इनमें से कुछ ऐसी वेव्स थी जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड वेव्स। हम जानते हैं कि आपने स्कूल क्लासेस में भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक जार है, उसके अंदर हमने एक बेल लगाई हुई है। उस बेल की आवाज हमें ऊपर आती है जब तक जार के अंदर हवा रहे। जैसे ही हम इस जार या इस कंटेनर के अंदर एयर को निकाल देते हैं, यानी वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो हमें उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। इसका मतलब है साउंड वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। यानी ये ऐसी डिस्टरबेंस है जो मीडियम के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसी तरह फॉर एग्जांपल, ये रस्सी के अंदर आपने एक डिस्टरबेंस पैदा की है और ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इनको चलने के लिए भी क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, यानी रस्सी चाहिए। इसी तरह पानी के सरफेस के ऊपर भी आप वेव पैदा होते देखते भी हैं और आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा स्टोन पानी के अंदर फेंकें तो पानी के अंदर डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाती हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से अवे चलती हैं। इनको भी वेव्स कहते हैं, लेकिन इनको भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, यानी पानी की जरूरत है।
ऐसी तमाम वेव्स जिनको चलने के लिए या जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। हम आगे इस चैप्टर में इन्हीं मैकेनिकल वेव्स को डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन से मेरी क्या मुराद है और वेव यानी डिस्टरबेंस असल में किस तरह से चल रही है, उसको हम ज़रा डिटेल में टेक्निकली देखेंगे। लेकिन लेक्चर के शुरू में मैंने आपको एक और भी एग्जांपल दी, जैसे सनलाइट की, सूरज की रोशनी। अब वो खला में भी चलती है, सारी बात है। सन और अर्थ के दरमियान सिर्फ अर्थ के करीब करीब थोड़ा सा हिस्सा है जो एटमॉस्फेयर है, अदरवाइज तो आगे स्पेस शुरू हो जाती है। लेकिन सन से ये लाइट आ रही है, खला में भी चल रही है और मीडियम के अंदर भी चलती है। यानी ये ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए या जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम होगा या नहीं होगा, ये दोनों सूरतों में चलेंगी। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो विजिबल लाइट जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही एक किस्म होती है। इसमें असल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी डिटेल हम चैप्टर 9 के बिल्कुल आखिरी टॉपिक में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, इसलिए आप इस चैप्टर में तो भूल जाएं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ मजीद पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बतानी थी। इस चैप्टर में हमारा सारा का सारा जो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर ही हैं, यानी ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। सो मैकेनिकल वेव्स को मैंने डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम अगले एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसकी हेडिंग है प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स। अभी तक मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी। उन सारी की सारी एग्जांपल्स को आप सोच सकते हैं। उनमें से मैं एक एग्जांपल दोबारा आपके सामने रखता हूँ। फर्ज कर लें ये कोई पॉन्ड है, यानी पानी का कोई रिजर्वायर है, फर्ज कर लें। इसमें मैं एक स्टोन फेंकता हूँ। जिस जगह पे मैंने स्टोन फेंका उस जगह पर ज़रा थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। उस जगह पर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से तरतीब लगाकर बैठे हुए एक तरह से स्टोन का वेट कर रहे थे कि कब स्टोन आए। स्टोन जब वहां पे जाके फॉल किया तो स्टोन ने जिस मॉलिक्यूल के ऊपर स्टोन फॉल कर रहा है, फर्ज कर लें, वो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आएगा और मुसलसल ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल अकेला नहीं है, इस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मुराद है कि इनकी आपस की एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे को अपने साथ बांध के रखने की कोशिश करते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल अप डाउन मोशन करेगा तो उसके इर्द गिर्द वाले सारे मॉलिक्यूल बारी बारी अप डाउन मोशन इतनी तरतीब के साथ करेंगे कि उनका रिजल्टेंटली हमें इस तरह का इंप्रेशन मिलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा है जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से अवे जा रहा है। और आप गौर करें, दूर पड़ा हुआ ये जो पेपर का पीस है इसने अप डाउन मूव करना शुरू कर दिया। अब गौर करें, एनर्जी तो मैंने उस जगह पर दी थी स्टोन को फेंक कर, लेकिन इस पेपर के पीस ने भी किसी ना किसी एनर्जी से मूव करना शुरू कर दिया। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऐसी वेव्स जनरेट हुई हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से एनर्जी को अवे प्रोपिगेट करवा रही हैं। ऐसी वेव्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे बढ़ने वाली, या ट्रैवलिंग वेव्स। सो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स क्या है, इनकी डेफिनेशन भी आपको सामने नजर आ रही है। इन विच एनर्जी प्रोपिगेट और ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। अब हम प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव की एक छोटी छोटी मजीद टाइप कर लेते हैं। बेसिकली इनकी दो टाइप्स होती है। एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या कंप्रेशनल वेव। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल करने जा रहे हैं और इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। इससे पहले कि मैं ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूं, मैं आपको एक
एनिमेशन, एक वीडियो दिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपने मुख्तलिफ परेड की शक्लें देखी होंगी जिसमें बड़ी सिंक्रोनाइज्ड मोशन होती है, सिंक्रोनाइज्ड परेड में कुछ एक्शंस किए जाते हैं जिस तरह सामने आप देख रहे हैं। आप गौर करें, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है जिसके पार्टिकल को किसी एक तरफ से डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये बारी बारी बाकी सारे पार्टिकल्स भी उस डिस्टर्बेंस को फॉलो कर रहे हैं। अब गौर करें, ये एक बड़ी रिदमिक, एक कोलैबोरेटेड, यानी ये सारे जो यहाँ आदमी खड़े हैं ये एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ एक खास किस्म का एक्शन रिपीट कर रहे हैं बार बार। एक्चुअल में वेव में भी ऐसा ही हो रहा होता है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर लें दो लोग बैठे हैं, खड़े हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। उस तरफ जो बंदा है, इन दोनों के पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इन्होंने पकड़ी हुई है। उस तरफ वाला जो बंदा है उसने अपने हाथ को अप डाउन जर्क दिया, एक झटका दिया अपने हाथ को, यानी एक मोशन की, और वो मोशन किस तरह की थी, पहले अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। मैं ऐसा करता हूं, इस रस्सी को नंबरिंग कर लेते हैं एक कुछ खास डिस्टेंस पे। जैसे काफी सारे हमने पार्टिकल इमेजिन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। अब आप गौर करें, उस बंदे ने सबसे पहले जो उसके हाथ में पार्टिकल था, फर्ज कर लें वो पार्टिकल 1 था, उसको अप डाउन मोशन दी, यानी एक वाइब्रेशन दी। अब आप गौर करें, उसके इस तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बारी बारी अप डाउन मूव करेंगे और रिजल्टेंटली आपको फील हो रहा है कि एक पल्स जनरेट हो गई है जो मेरी तरफ बढ़ रही है। और मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते जो इस तरफ बंदा है, जो मेरी तरफ खड़ा है, इसका हाथ, इसने हाथ पे जोर नहीं लगाया हुआ, ढीला छोड़ा हुआ है, इसके हाथ पे एक जर्क एक्ट करेगा और इसका हाथ खुद ब खुद ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब हुआ क्या, उस आदमी ने या उस लड़के ने एक खास अंदाज में एनर्जी इस रस्सी के अंदर भेजी, वो एनर्जी यहां तक पहुंची और जैसा काम उसने किया था वैसा ही काम यहां पर परफॉर्म हुआ। कह सकते हैं कि ये एक ट्रैवलिंग वेव थी, ये एक प्रोग्रेसिव वेव थी जिसने एनर्जी को उस जगह से इस जगह ट्रैवल करवाया या ट्रांसफर करवाया। और साथ ही साथ गौर से देखें, ये जो डिस्टरबेंस है ये इस तरफ आ रही थी, यानी मेरी तरफ। मैं कह सकता हूं वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, मेरी तरफ। और रस्सी के जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक ही तरह की मोशन कर रहे थे। जैसे इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा था ना, उसमें भी एक ही तरह की मोशन हो रही थी। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ अप डाउन वाइब्रेशन हो रही है। आपको याद है पिछले चैप्टर 7 में जो ऑसिलेशंस वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिदमिकली कोऑर्डिनेटेड ऑसिलेशंस अगर हो तो वो वेव्स जनरेट करती हैं, जो हम चैप्टर 8 में यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां क्या हो रहा है कि सारे पार्टिकल्स अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं बारी बारी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस तरफ है, मेरी तरफ। आप गौर करें, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ऐसी ट्रैवलिंग वेव जिनमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के दरमियान 90 का एंगल हो, ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये एक सिंगल पल्स थी जो हमने जनरेट की, जो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव ही है, जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के दरमियान कितना एंगल था, 90 डिग्री का एंगल। ऐसी ही वेव हम एक स्प्रिंग की मदद से भी जनरेट कर सकते हैं। स्प्रिंग जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और जो बड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल का बना होता है, जिसे स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। फर्ज कर ले उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक सरफेस के ऊपर रख दिया, एक तरफ से किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया और दूसरी तरफ से हमने इस तरह के जर्क्स देने शुरू कर दिए, या मुसलसल जर्क्स देने के बजाय, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ एक जर्क इस तरह और इस तरह दिया। आप गौर करें, बिल्कुल उसी तरह की एक पल्स जैसे इससे पहले रस्सी के अंदर हमने पैदा की थी, एक पल्स जनरेट होकर पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे जा रही है। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन इसी स्प्रिंग की मदद से मैं एक दूसरी तरह की वेव भी जनरेट करने जा रहा हूं।
जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ये ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव की दूसरी टाइप है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की मैंने हेडिंग लिख ली और सेम वैसे ही एग्जाम्पल, स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कर लें, उस तरफ से मैंने स्प्रिंग को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दी है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, इस सारे सिस्टम को। और इस तरफ से आप क्या करते हैं, या मैं फर्ज कर लें क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को सिर्फ इस तरफ लेफ्ट और राइट एक जर्क देता हूं। यानी पहले मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फिर रिलैक्स किया, एक्सपैंड किया। तो अब गौर करें, ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, रेयरफैक्शन क्या है मैं अभी आगे चल के भी आपको बताता हूं। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये बेसिकली स्प्रिंग के अंदर पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे यानी रिजिड सपोर्ट की तरफ मुसलसल जाता जा रहा है। अब गौर करें, ऐसा ही हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यहां पर हमने स्प्रिंग के इस तरफ वाले पार्टिकल्स को लेफ्ट और राइट एक डिस्टर्बेंस थी और ये डिस्टर्बेंस अपने आप को रिपीट कर रही थी और उस तरफ ट्रेवल कर रही थी। अब मुझे ये बताएं कि डिस्टर्बेंस जा किस तरफ रही थी, उस तरफ, यानी ये लाइन है वेव की प्रोपिगेशन की, और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो बारी बारी हो रही थी वो भी इसी लाइन में थी, यानी इस तरह। समझ आ रही है? यानी हम कह सकते हैं कि इस वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की लाइन और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है वो बिल्कुल एक ही लाइन है। हम कह सकते हैं ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव या कंप्रेशनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या था, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव का आपस में 90 का एंगल था, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन एक ही लाइन पे है। ये इन दोनों वेव्स की टाइप्स में फर्क है। आगे चल के हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे, इन्हीं दो टाइप्स को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम पीरियोडिक वेव्स की बात करेंगे और उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो कंप्रेस्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, इसे कंप्रेशन कहते हैं, और स्प्रिंग का हिस्सा जो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, इसे रेयरफैक्शन कहते हैं। इसको डिटेल में हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।